वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि बिजनेस में परचेजेस और सेल्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। परचेजेस और सेल्स को समझने से पहले हम लोग इन्वेंट्री या जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं उसका कंसेप्ट समझेंगे। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आज ही नहीं, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में बैलेंस शीट जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी ये आपको काम आएगा। तो अगर आपको परचेजेस और सेल्स को रिकॉर्ड करना आता भी है तो भी स्टे विद मी, वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए ताकि कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस में हम जब भी कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो आगे बेचने के लिए होती है तो उसे डाला जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेजेस। उसे डाला जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ग्रोसरी स्टोर था, उस ग्रोसरी स्टोर में लेट से मैं शैम्पू की बॉटल्स खरीद रही हूँ, राइट, सोप लेकर आ रही हूँ, ऑयल पैकेट्स लेकर आ रही हूँ, राइट, मैंने लेट से कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी रख रखी हैं। ये सारी चीजें किस कैटेगरी के अंदर डाली जाएंगी? परचेजेस के अंदर डाली जाएंगी। तो बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी होती है, जिस चीज को बेच के बिजनेस प्रॉफिट कमाने वाला है, उस प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं तो बेटा उसे बोला जाता है परचेजेस, राइट। और ऐसे प्रोडक्ट्स को जब बेचा जाता है तो उसे डाला जाता है अंडर द हेड सेल्स, राइट। तो ये तो हो गए हमारे पास दो वर्ड्स, परचेजेस एंड सेल्स। लेकिन ये परचेजेस और सेल्स के बीच में एक और चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंटरी। व्हाट इज दैट? नाउ अब मैं सामान खरीद रही हूं और जब मैं सामान बेच रही हूं उसके बीच में कुछ टाइम लैग हो सकता है। अब मैंने आज प्रोडक्ट खरीदा, आज ही वो बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। काफी सारे बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन प्रोडक्ट बना है उसी दिन या जिस दिन प्रोडक्ट खरीदा गया है उसी दिन वो बिक जाए। तो एक टाइम गैप बिटवीन हो सकता है। उस टाइम गैप में इस सारे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री की कैटेगरी पर रखते हैं, राइट। परचेजेस और सेल्स के बीच में जो टाइम लैग होता है उसके बीच में जो ये सामान होता है इसे हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इसे हम रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री। और जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इसे हम तीन में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है हमारा रॉ मटेरियल और एक होते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास मेरी एक बेकरी थी, राइट। बेकरी में मैं आटा लेकर आई, तो आटा क्या है? रॉ मटेरियल है, राइट। उस आटे को मैंने डो में कन्वर्ट किया, डो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। उस डो को फिर मैंने ब्रेड में कन्वर्ट किया और उस ब्रेड को बेच दिया, सो ब्रेड इज फिनिश्ड गुड्स, राइट। अब जो मैंने ये एग्जांपल दिया इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स तीनों थे। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको ग्रोसरी स्टोर का, यहाँ पे मैंने शैम्पू, सोप, ऑयल पैकेट, स्टेशनरी की बात की थी। यहाँ पे मैं फिनिश गुड्स खरीद रही हूँ और फिनिश गुड्स ही बेच दे रही हूँ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, राइट। तो कोई भी बिजनेस में जरूरी नहीं है कि ये तीनों फॉर्म आपको नजर आए। बहुत सारे बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि खाली आपके पास फिनिश गुड्स आए और आप आगे उसे वैसे ही बेचते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होता है, जैसे हमने बात की एक बेकरी शॉप की, राइट। तो इसे हम बोलते हैं बेटा इन्वेंट्री। अभी हम परचेजेस की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे और इन्वेंट्री की भी बात करेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, तभी मैं कहती हूँ कोई भी लेक्चर मिस मत करिए, पूरा देखिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग बिजनेस के क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि गिवन टाइम पीरियड में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, राइट। अब परचेजेस और सेल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं देख रही हूं लेट्स से 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में बिजनेस ने कितनी परचेजेस की हैं और कितनी सेल्स की हैं, राइट। लेट्स से मैं ग्रोसरी स्टोर की बात कर रही हूं तो मैंने कुछ सामान खरीदा और कुछ सामान मैंने बेचा और लास्ट में मेरे पास आ गया कि भाई मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने जितना भी सामान खरीदा था वो पूरा का पूरा मेरा भी बिका नहीं है, वो आगे मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। अब इस ये जो 3 मंथ्स थे इसका तो लेखा जोखा जो प्रॉफिट और लॉस था, इनकम और एक्सपेंसेस थे, वो तो मैंने कर लिए पूरे, राइट। अब मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की जब इनकम एक्सपेंसेस करूंगी तो यहाँ की परचेजेस और सेल्स की बात तो नहीं करूंगी, अब मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करनी है, राइट। तो यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस तो 40,000 आ गया, ये मैं ओनर की कैपिटल में ऐड कर दूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी, राइट।
तो बेटा एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में परचेजेस, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस जैसी चीजें नहीं लेके जाते हैं। सिर्फ क्या लेके जाते हैं? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस। या तो मुनाफा हुआ है उस टाइम पीरियड में या फिर नुकसान हुआ है। मुनाफा होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नुकसान होता है तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए, लेकिन अगर मैंने जितना सामान खरीदा था उतना पूरा बेचा नहीं है, तो मेरे पास कुछ सामान बच गया होगा, उसे आगे लेके जाना है। तो किस फॉर्म में लेके जा सकते हैं? आगे हम सिर्फ 3 चीजें लेके जाते हैं एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम में, एंड दैट दोज आर योर असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तभी हम कहते हैं बेटा जो बैलेंस शीट होती है वो कभी बैलेंस शीट एक टाइम से दूसरे टाइम में आगे लेके जाई जाती है। तो इसीलिए बेटा परचेजेस और सेल्स के बीच में जो लैग होता है, मतलब जो सामान खरीदा है वो अभी तक बिका नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा इन्वेंट्री या फिर स्टॉक बन जाता है। और वो किस कैटेगरी के अंदर जाता है? असेट्स की कैटेगरी के अंदर जाता है, क्योंकि बिजनेस उससे क्या कमाने वाला है? मुनाफा कमाने वाला है। और असेट्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, और स्टॉक वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करता है जो मैंने आपको एक असेट की बताई थी। तो इसीलिए जो सामान बिजनेस खरीदता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो, वो 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब खरीदा जाएगा तब एक्सपेंस के तरीके से, खर्चा, परचेजेस क्या होती हैं? खर्चा होती हैं बिजनेस के लिए। सेल्स क्या होती है बिजनेस के लिए? इनकम होती है। और इसके बीच में जब बच जाता है कुछ सामान, एक टाइम पीरियड में वो एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो बन जाती है हमारा असेट, जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, और वो चला जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट्स, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस एंड आर इनकम। सो लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड गेट टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। मैंने यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली हैं, अगर परचेजेस कैश के अगेंस्ट हुई हैं या फिर परचेजेस क्रेडिट में हुई हैं। मतलब बिजनेस या तो परचेजेस कैश में करेगा या फिर उधारी पर सामान खरीदेगा। दोनों ही केसेस में आपको ये याद रखना है कि जो परचेजेस हैं, राइट, परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब ये टेबल आप स्टार्टिंग में हमेशा ड्रॉ करेंगे, बाद में जब आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे तो आपको इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन फंक्शन विदाउट दिस टेबल। तो अभी के लिए आई एम ड्रॉइंग दिस टेबल। एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस में जब भी इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो मतलब परचेजेस क्या की जाएंगी? डेबिट की जाएंगी। तो पहली चीज, पहले वाली ट्रांजेक्शन में परचेजेस यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनेस का, इंक्रीज हो रही है, तो इन्हें कितना किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, राइट। एक एक को मैं इंडिविजुअली करूंगी। परचेजेस कितने की हुई? 10,000 की मेरी परचेजेस हुई, राइट। अब किसके अगेंस्ट में हुई है? कैश के अगेंस्ट में हुई है। कैश बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट होता है। तो पेमेंट करूंगी तो असेट कम होगा। असेट्स जब कम होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो यानी कि कैश इट इज एन असेट, ये कम हो रहा है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। अब इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लेट्स सी। दिस वुड बी, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपको पहले डेट डालनी है। सो दिस वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, टू कैश अकाउंट। इसका आ जाएगा डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 और इसका आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में, एंड दिस इज योर 10,000, राइट। ये हो गई हमारी पहली ट्रांजेक्शन। अब दूसरी ट्रांजेक्शन में अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम सिद्धांत, मतलब हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं। अब याद रखिए बेटा, जब भी बिजनेस उधारी पे सामान खरीदेगा या बेचेगा तो क्या क्रिएट होगा? एक असेट या फिर लायबिलिटी। अब मैं सामान उधार पे खरीद रही हूँ सिद्धांत से, तो बिजनेस के लिए क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी, यानी कि उधारी क्रिएट हो रही है। बिजनेस की जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, राइट। उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब मुझे नाम याद रखना है कि भाई किससे सामान लिया है, कितने पैसे देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी का नाम क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पहली चीज, परचेजेस तो क्या होंगी? डेबिट ही होंगी। कितने से होंगी? यहाँ पर 20,000 से डेबिट हो जाएंगी, राइट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनेस का। और दूसरी साइड मेरा सिद्धांत नाम का लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज व्हेन इंक्रीज गो ऑन दी क्रेडिट साइड, सो दिस वुड बी 20,000 रुपीज, राइट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, राइट। कितना हो जाएगा? 20,000, राइट। अब
सेम ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रियंका फॉर ₹5,000। अब हमने उधारी पे सामान खरीदा है, किससे? प्रियंका से। कितने का? 5,000 का। इसका क्या आंसर होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। हिंट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ट्रांजेक्शन। अब अगर ये सारी ट्रांजेक्शन एक ही दिन पे हुई होती तो आप क्या कर सकते थे? सिंपल एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज लिख देते 10,000 प्लस 20,000, राइट। मैं यहां से ये हटा रही हूं, आप ये साथ में भी लिख सकते हैं। ये हो जाता 10,000 प्लस 20,000 विल बी 30,000 की। हमने टोटल परचेजेस किए 30,000 की। कैश में पेमेंट कितने की है? 10,000 की। और उधारी पे कितने की है? 20,000 से। किससे उधार लिया है? सिद्धांत से हमने उधार लिया है फॉर 20,000 गुड्स, राइट। तो ये तो हो गई हमारी परचेज की एंट्री। तो यूजुअली बेटा आपको परचेज का हमेशा क्या नजर आएगा? डेबिट ही नजर आएगा। परचेजेस को हमेशा क्या किया जाएगा? डेबिट ही किया जाएगा। एक या दो केसेस और होते हैं जहां पे परचेजेस को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, उसकी बात हम लोग अभी करेंगे, राइट। उससे पहले हम देख लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजेक्शन कैश की है या कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है, राइट। उसे समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे तो इस स्टेटमेंट में तो क्लेरिफाइड है कि भाई परचेजेस जो हुई है वो किस में हुई है? कैश में हुई है। उसके बाद गिवन है परचेज गुड्स फ्रॉम सिद्धांत। अब यहाँ पे कहीं पे भी कैश वर्ड यूज नहीं किया गया है और जिससे सामान खरीदा गया है उसका नाम दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सामान उधारी पर खरीदा गया है। अगर ये होता परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, अब यहां पर नाम भी है, कैश भी है, राइट। नाम तो दिया गया है, यहाँ पे नाम था तो हमने क्या माना था? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन आगे क्लियरली लिखा गया कि भाई कैश में पेमेंट कर दी गई है, तो मतलब क्या है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक जिसमें नाम नहीं है तो मतलब वो है कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती तो नाम जरूर दिया गया होता वेंडर का, राइट। उसके बाद नाम दिया गया है वेंडर का, कहीं पे भी कैश नाम की चीज नहीं गिवन है, तो यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और जहां पे नाम भी है और कैश भी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टली लिखा गया है फॉर कैश, तो मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन होगी। तो ये तो हो गया बेटा किस तरीके से परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स। तीन ट्रांजेक्शंस यहाँ पे हमने लिए हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मोहित, सोल्ड गुड्स टू जूही फॉर कैश। अब पहली चीज परचेजेस से जस्ट ऑपोजिट सेल से क्या क्रिएट होती है? इनकम क्रिएट होती है। तो सेल्स क्या की जाती हैं? क्रेडिट की जाती हैं, तो राइट। तो पहली चीज मैं यहाँ लिख रही हूं कि भाई तीनों केसेस में सेल्स तो हुई हैं, चाहे पैसे मिले ना मिले, लेकिन इनकम तो जनरेट हुई है। तो सेल्स इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पहले वाले केस में कितना हो जाएगा? 2,000, दूसरे वाले केस में कितना हो जाएगा? 3,000, और तीसरे वाले केस में कितना हो जाएगा? 4,000। अब बात करते हैं पहले वाली ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश में बेचे हैं तो मतलब हमें पैसा रिसीव हुआ है। पैसा क्या होता है? असेट होता है। असेट इंक्रीज होंगे तो क्या जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। तो कैश असेट है, इंक्रीज होगा तो क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। कितना रिसीव हो रहा है? 2,000। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम के नीचे लिख दीजिए 2,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2,000 रुपीज। डन, इजी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹10,000। अब यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब मोहित को हमने सामान उधारी पर बेचा है। तो मोहित क्या क्रिएट हो गया हमारे लिए? असेट क्रिएट हो गया, क्योंकि मोहित इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू मी, राइट। मोहित इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू मी इन फ्यूचर। तो असेट्स जब इंक्रीज होते हैं क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। अब इस असेट का नाम क्या है? मोहित, बिकॉज ही इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट फॉर मी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में डेटर और क्रेडिटर का कंसेप्ट समझाया था, तो पहले वो देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मोहित नाम का असेट इंक्रीज हो रहा है कितने से? 3,000 से, तो इसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी मोहित अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना हो जाएगा? 3,000, राइट। इजी, डन।
अब तीसरी ट्रांजैक्शन पर आते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन ये रही है सोल्ड गुड्स टू जूही फॉर कैश। अब यहाँ पे नाम है कि हमने सामान बेचा किसको, जूही को, लेकिन किसके अगेंस्ट में, कैश के अगेंस्ट में स्पेसिफाइड है, तो मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमें नाम से कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो यानी कि बिजनेस में कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा। कैश क्या है, असेट, असेट्स विल इंक्रीज, गो ऑन दी डेबिट साइड। कितने से इंक्रीज होगा, 4000 से। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू sales account, this would be 4000 and this would be 4000, right? अब अगर मैं कहूँ इन सबकी एक साथ एंट्री करनी है आपको, तीनों एक ही डेट पे हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री कर दीजिए, सॉरी एक साथ एंट्री कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताइए कितना कैश आ रहा है, पहली ट्रांजैक्शन से कितना कैश आ रहा है, 2000 कैश यहां से आ रहा है, 4000 यहां से आ रहा है, तो टोटल कैश कितना आ रहा है, 6000 रुपीज, राइट। उसके बाद मोहित अकाउंट, मोहित ने हमारे कितने पैसे देने हैं भाई, मोहित ने हमारे देने हैं 3000 रुपए, सो दिस वुड बी 3000। टू सेल्स अकाउंट, टोटल सेल्स कितने की हुई है, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, सो दिस इज 9000। डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है, 6 + 3 is 9, क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है, 9000। यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है, 2000 + 3000 + 4000 is 9000, 2000 + 3000 + 4000 is 9000। सो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर इक्वल। और हमने इसमें भी तीनों पॉसिबिलिटीज देख ली। सो इट इज सो इजी, परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, सेल्स इज अ रेम्यूनरेशन और इनकम फॉर बिजनेस। अब कुछ चीजें इसमें जो ध्यान रखनी है, बिजनेस ने मशीन खरीदी, मशीन क्या है बिजनेस के लिए, असेट है, राइट। तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो वो मशीन के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, राइट। मेरा बिजनेस ही मशीन्स का है और तब मैंने मशीन खरीदी, तो यहां पर मशीन्स की इसमें आएंगी बेटा, परचेजेस की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि ये सामान मैंने आगे बेचने के पर्पज से खरीदा है। तो जो भी सामान आगे उसी फॉर्म में बेचने के या फिर आगे उसमें कुछ चेंजेस करके बेचने के लिए खरीदा जाता है, वो जाता है परचेजेस की कैटेगरी के अंदर, राइट। और जब ऐसे सामान को बेचा जाता है तो उसे डाला जाता है सेल्स की कैटेगरी के अंदर। वेयरएज जब कोई असेट खरीदा जाएगा, जैसे मशीनरी, फर्नीचर खरीदा, तो उसे अपने नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब उसे बेचा जाएगा तो भी अपने नाम से ही उसे हटाया जाएगा, राइट। वेयरएज मैंने फर्नीचर का बिजनेस था, तो मैं फर्नीचर खरीदूंगी तो वो किस कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, परचेजेस कैटेगरी के अंदर। और जब मैं उस फर्नीचर को बेचूंगी तो उसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा, सेल्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप लिखते रहेंगे तो आपके नोट्स भी अच्छे से बनते रहेंगे, आपके कंसेप्ट्स अच्छे होते रहेंगे, और आप कहीं पे भी गलत नहीं होंगे इन अकाउंट्स, राइट। तो हमें अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखने हैं, ये टेबल बार बार रिवाइज करनी है, जो मैं पूरा लेक्चर बना रही हूँ उसे पूरा देखना है। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और प्लीज 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 कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता रहे क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने हैं, आर यू लाइकिंग देम, यू नॉट लाइकिंग देम, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन ग्रो एंड आई कैन गो फ्रॉम दिस बोर्ड टू अ डिजिटल बोर्ड। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।